नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन में मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज के करंट अफेयर्स के साथ चलते हैं, देखते हैं पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज है कोयला दर्पण पोर्टल। कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतों यानी केपीआईज को आम लोगों के साथ साझा करने हेतु कोयला मंत्रालय ने हाल में कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत प्रारंभिक चरण में मुख्य तौर पर कोयला लिग्नाइट यानी कोयला लिग्नाइट उत्पादन जो है आपका, और दूसरा लिग्नाइट की कुल खरीद, अन्वेषण डेटा, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं, तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयला भंडार की स्थिति, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, कोयला ब्लॉकों का आवंटन, कोयला मूल्यांकन संबंधित संकेत प्रदान किए जाएंगे। गौरतलब है कि कोयला विश्व स्तर पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में तथा लोहा इस्पात और भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। कोयले को मुख्यतः 4 रैंकों में विभाजित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, ये जो नाम है आपके एग्जाम्स के लिए: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट। ये जो 4 टाइप के कोयले होते हैं, इनमें सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस और लिग्नाइट है। यह रैंक कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार व मात्रा तथा कोयले की ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत शामिल हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि कोयला मंत्रालय के द्वारा, और ताकि आम आदमी इन चीज़ों से अवगत हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत डेनमार्क सहयोग। भारत और डेनमार्क ने अपनी हरित सामरिक साझेदारी कार्य योजना 2020-25 के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत डेनमार्क संयुक्त समिति ने एक आभासी बैठक में हरित अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में निवेश हेतु रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की है। समिति ने मिशन संचालित अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास पर द्विपक्षीय सहयोग से विकास पर जोर दिया है, जिसमें जलवायु व हरित ट्रांजिशन, ऊर्जा, पानी, अपशिष्ट भोजन आदि शामिल हैं। तो इस प्रकार भारत और डेनमार्क जो है हरित सामरिक साझेदारी कार्य योजना के लिए आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो है रोबार्टा मेट्सोला। रोबार्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुना गया। जो रोबार्टा मेट्सोला हैं, ये यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुनी गई हैं। वह 20 वर्षों के लिए यह भूमिका अदा करेंगी। रोबार्टा मेट्सोला माल्टा से संबद्ध हैं। रोबार्टा मेट्सोला यूरोपीय संघ के रूप में एक ऐसी संस्था का नेतृत्व करेंगी जो बीते कुछ वर्षों में काफ़ी शक्तिशाली हो गई है, जिसने डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और ब्रेक्जिट जैसे मुद्दों पर 27 राष्ट्र ब्लॉक की नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से रॉबर्ट मेट्सोला यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष चुनी गई। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इसी न्यूज़ में कुछ देखते हैं, एक न्यूज़ है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के विषय में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं, ये कुछ हद तक ब्लैक होल से संबंधित धारणाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। डार्क मैटर आकाश गंगाओं का एक साथ आकर्षित और
धारण यानी होल्ड्स करता है, जबकि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। दोनों घटकों के अदृश्य होने के बावजूद डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ ज्ञात है, क्योंकि 1920 के दशक में डार्क मैटर के अस्तित्व के बारे में बताया गया, जबकि 1998 तक डार्क एनर्जी की खोज नहीं की गई थी। डार्क एनर्जी बिग बैंग की उत्पत्ति एवं इसका विस्तार लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुआ। पूर्व में खगोलविद का मानना था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाएगा और फिर अंततः इसका लोप यानी रिकोलैप्स हो जाएगा। हालांकि हबल टेलीस्कोप, जो कि इससे प्राप्त डेटा के अनुसार ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हो रहा है। खगोलविदों का मानना है कि तेजी से विस्तार की यह दर उस रहस्यमय डार्क फोर्स या एनर्जी के कारण है जो आकाश गंगाओं को अलग कर रही है। डार्क शब्द का प्रयोग अज्ञात को दर्शाने हेतु किया जाता है। निम्नलिखित 15 वर्ष पहले ब्रह्मांड के जन्म के बाद उसके विस्तार की दर में परिवर्तन को दर्शाया गया है। तो देखते हैं ब्लैक होल क्या होता है। इसमें अंतरिक्ष में एक ऐसे बिंदु को संदर्भित करता है जहां संकुचन के कारण इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है जिससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। इस अवधारणा को 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ब्लैक होल शब्द को 1960 के दशक में के मध्य में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चीबाल्ड हिलर द्वारा गढ़ा गया था। आमतौर पर ब्लैक होल की दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी तारकीय ब्लैक होल की है जो कुछ सौर द्रव्यमानों से बनती है। ऐसा माना जाता है कि बड़े तारों के मृत होने से ब्लैक होल बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़े तारों के मृत होने से ब्लैक होल बनते हैं। दूसरी श्रेणी सुपर मैसिव ब्लैक होल, इन जैसे कि मैंने बताया, पहली श्रेणी है तारकीय ब्लैक होल, दूसरा है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये सौर मंडल के सूर्य की संख्या की तुलना में हजारों गुना की संख्या में है। ऐसा माना जाता है कि जब दो या दो से अधिक ब्लैक होल आपस में मिल जाते हैं तो इसका निर्माण होता है। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल यानी अधिक सटीक रूप से इसकी छाया की पहली छवि जारी की थी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोप यानी अंतरिक्ष से रेडियो तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त का एक समूह है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों तब उत्पन्न होती हैं जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लैक होल की बातें थी। ब्लैक होल एक तरीके से एक बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम हो जाता है और इस प्रकार से ये दो प्रकार का होता है, से तारकीय ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के विषय में। वर्ष भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अलंकरण समारोह के दौरान 2019, 20, 21, 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत में व्यक्तियों संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान, निस्वार्थ सेवा पहचानने व सम्मानित करने हेतु वार्षिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई है। पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष 23 जनवरी को की जाती है। इसमें संस्था के मामले में 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगर उनकी शिक्षा और प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करें तो 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा यानी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी ICS की परीक्षा पास की थी। हालांकि बाद में बोस ने इस्तीफा दे दिया। वह विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे।
उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्य संभाला। कांग्रेस के साथ यदि उनके संबंधों को देखें तो उन्होंने बिना शर्त स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन दर्जे की बात कही गई। उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध भी किया। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय के साथ कांग्रेस की वाम राजनीति में संलग्न रहे। बोस वर्ष 1938 में हेरेन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एक बार से फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रकार थे कांग्रेस में उनको अध्यक्ष पद मिला और इस प्रकार थी उनकी कार्यशैली, जो कि हमारे लिए जैसे कि नमक सत्याग्रह, सविनय आंदोलन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर का विरोध, इस प्रकार से काफ़ी उनका प्रभाव रहा हमारे आज़ादी में। जैसे कि उन्होंने फॉरवर्ड कर समाचार पत्र का संपादन कार्यभार संभाला। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात करते हैं बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया। तो भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों के पुनरुत्पादन के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जिनका उपयोग अन्य बाघ रेंज वाले देशों द्वारा किया जा सकता है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की प्रगति और बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के लिए यह सम्मेलन महत्वपूर्ण रहा। इसका आयोजन मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा किया गया। भारत इस वर्ष 2022 के अंत में रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की दिशा में बाघ रेंज वाले देशों को सुविधा प्रदान करेगा। वर्ष 2010 में नई दिल्ली में एक प्री टाइगर समिट आयोजित की गई थी, जिसमें ग्लोबल टाइगर समिट के लिए बाघ संरक्षण के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया था। अगर बात करें भारत बाघ रेंज वाले देश के आंतरिक अंतर सरकारी मंच यानी ग्लोबल टाइगर फोरम के संस्थापक सदस्यों में से एक है और पिछले कुछ वर्षों में जीटीएफ ने भारत सरकार, भारत में बाघ राज्य और बाघ रेंज वाले देशों के साथ मिलकर कार्य करते हुए कुछ विषयगत क्षेत्रों पर अपने कार्यक्रम का विस्तार किया है। जीटीएफ में बाघ रेंज वाले देशों की यदि बात करें तो आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम हैं। यदि बात करें बाघ संरक्षण की स्थिति की तो भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में फर्स्ट में रखा गया है इसे। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स की परसिस्ट फर्स्ट में रखा गया है। भारत की बाघ संरक्षण स्थिति को यदि देखें तो भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है। भारत में 70% से अधिक आबादी प्राप्त है। भारत के 18 राज्यों में कुल 51 बाघ अभ्यारण्य हैं। वर्ष 2018 की अंतिम बाघ गणना में इनकी आबादी में वृद्धि देखी गई। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा से 4 वर्ष पहले बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य हासिल किया। भारत की बाघ संरक्षण नीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है। अगर देखें तो इनके लिए कंजर्वेशन एसोसिएट टाइगर स्टैंडर्ड्स का गठन उठाया गया कदम है। भारत में 14 टाइगर रिजर्व को पहले ही कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड से सम्मानित किया जा चुका है तथा अधिक से अधिक टाइगर रिजर्व को इसके तहत लाने की तैयारी है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी टाइगर रिजर्व से संबंधित। अगली न्यूज़ है भारत ब्रिटेन साझेदारी से। भारत ब्रिटेन साझेदारी की बात करते हैं तो इस साझा इतिहास और समृद्ध संस्कृति बनी साझेदारी के साथ भारत और यूके जीवंत लोकतंत्र हैं। यदि हम बात करें तो ये एक जीवंत लोकतंत्र हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाकर रखा और काफ़ी लंबे समय तक भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करके रखा। तो बात करें यदि आज के संबंधों की तो
यूके में विविध भारतीय डायस्पोरा जो लिविंग ब्रिज के रूप में कार्य करता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को यूके में विविध भारतीय डायस्पोरा जो लिविंग ब्रिज के रूप में कार्य करता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को यूके में विधि भारतीय डायस्पोरा जो लिविंग ब्रिज के रूप में कार्य करता है। दोनों देशों के बीच संबंधों को गतिशीलता प्रदान करता है। G20 देशों में यूके भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हाल ही में दोनों देशों ने एक व्यापार मुक्त यानी एफटीए पर बातचीत करने की घोषणा की है, जिसमें प्रारंभिक लाभ देने के लिए एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार करना शामिल है। भारत प्रशांत क्षेत्र को ब्रिटेन के सुझाव के हिस्से के रूप में यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सिंगापुर, कोरिया गणराज्य, जापान, उत्तर भारत के साथ सहभागिता कर रहा है। अगर इसकी रोड मैप देखें 2030 तक, तो द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने वर्ष 2021 में रोड मैप 2030 को अपनाया है। बात करते हैं, यह स्वास्थ्य, जलवायु, व्यापार, शिक्षा और प्रौद्योगिकी तथा रक्षा में क्षेत्र में ब्रिटेन भारत संबंधों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। समुद्री क्षेत्र में जागरूकता पर सहयोग, इसमें गुरुग्राम स्थित भारत के सूचना संलयन केंद्र में शामिल होने हेतु ब्रिटिश को निमंत्रण और एक महत्वाकांक्षी अभ्यास कार्यक्रम शामिल है। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट 2 ब्रिटेन भारत के स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के विकास में सहायता करेगा। लाइट कम्बैट एयर मार्क 2 ब्रिटेन भारत की स्वदेशी मार्क 2 पर सहायता, जैसा कि बताया गया, सहायता करेगा। और हमारे भारत और ब्रिटेन के बीच वायुसेना अभ्यास है इंद्रधनुष, नौसेना है कोंकण, थल सेना अध्यक्ष है अजय योद्धा। तो इस प्रकार से भारत और ब्रिटेन की न्यूज़ हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अगेन।